हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज आपके लिए लाए हैं काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए, अर्थात इस साल एग्जाम जो होने वाले हैं उसके लिए हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट उसका रिवीजन अर्थात कुछ आंसर भी। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और ये समझिए कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़े तो समझिए कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि इस साल के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे सब्जेक्टों का आपको बता दें कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सब का 3 लेक्चर जाएगा, ज़्यादा नहीं लेक्चर जाएगा सारे सब्जेक्टों का, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, कंपनी लॉ है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबके 3 क्वेश्चन 3 सीरीज जाएंगे, अर्थात 3 लेक्चर्स जाएगा। तो आइए बताते हैं आपको कि कैसे ये 3 लेक्चर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट वेरी शॉर्ट, और दूसरा केवल शॉर्ट, और तीसरा है लार्ज क्वेश्चन। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एकदम छोटे क्वेश्चन जो 2 नंबर 4 नंबर के होते हैं। खास तौर से ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये काफी कंपलसरी होते हैं, अक्सर एक कंपलसरी क्वेश्चन कहा जाता है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके आ जाएंगे थोड़े से इससे बड़े, और लार्ज क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा है वो काफी बड़े होंगे, अर्थात डिस्क्रिप्टिव होंगे तो तीनों ही डिस्क्रिप्टिव, लेकिन तीनों में सबसे जो बड़ा होगा वो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 4 पेज 5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कितना लिखना पड़ेगा, 2 पेज 2.5 पेज लिखना पड़ेगा। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मोस्टली मतलब समझिए कि 1 पेज लिखना पड़ेगा। तो आज आपके लिए लाए हैं इनकम टैक्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स का इस साल लेक्चर जा नहीं पाया है, और इनकम टैक्स के लिए 2022 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। आज कंपलसरी क्वेश्चन अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन का लेक्चर जाएगा। मैं सारे क्वेश्चनों को A to Z में लिखूंगा एक के बाद एक, प्रत्येक क्वेश्चन पर कुछ आपको लेक्चर भी दूंगा, अर्थात उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मालूम है, हमें पढ़े हैं पहले से, और थोड़ा सा और मटेरियल मिल जाएगा तो उस पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनकम टैक्स का शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आय की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन है आय की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पर मतलब मैं लिखूंगा और लिखने के बाद से उस पर कुछ आंसर देंगे। ठीक है, बस थोड़ा 1 सेकेंड इसको ऑन कर दें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि आय की परिभाषा दीजिए। आइए बताते हैं। सबसे पहले जब भी लिखेंगे तो इनकम अर्थात आय का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, आय किसे कहते हैं? सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आय के डेफिनेशन किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो सेक्शन 224 के अंतर्गत। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकम होती क्या है, इनकम होती क्या है। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स के अंतर्गत आय का अर्थात इनकम का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया, लेकिन एक सामान्य अर्थों में आय का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक आदमी किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से धन का अर्जन करता है, धन कमाता है, तो हमारा आय कहलाता है। आय का मतलब क्या हो गया
किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से धन का अर्जन करता है तो उसे आय कहा जाता है, इनकम कहा जाता है। प्रश्न में वो एग्जाम्पल पूछा गया कि एग्जाम्पल सहित बताइए। एग्जाम्पल में इसके बाद से आप लिख देंगे कि जैसे कि कोई भी लाभ है, लाभांश है, पुणार्थ या धार्मिक संस्था से मिला हुआ कोई चंदा वगैरह है, किसी कर्मचारी को प्राप्त होने वाला अनुलाभ है, कोई विशेष प्रकार का भत्ता है, ठीक ना, या ऐसा कोई आय जो मतलब व्यवसाय पैसे में कर योग्य हो, या पूंजी लाभ से कर योग्य हो, या पारस्परिक बीमा कंपनी से हो, या कीमन बीमा पॉलिसी से हो, या प्रोविडेंट फंड से हो, या किसी अनुबंध के अंतर्गत हो, या क्षतिपूर्ति के अंतर्गत हो, कोई भी इनकम हो सकती है। किसी भी प्रकार से जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति धन का अर्जन करता है, कमाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आय कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी में चेंजिंग कर दिया गया, उस पर हर्जाना दिया गया, सेवा शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया, उसके बदले में उसे कुछ मिला, ये भी आय था। कोई लॉटरी जीता, इनाम जीता, घुड़दौड़ जीता, पुरस्कार मिला, कहीं से भी उसे पैसा की अर्निंग हो, वो इनकम कहलाता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला का क्वेश्चन क्या है? आय की परिभाषा दी, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन समान, ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि आकस्मिक आय क्या है। आकस्मिक आय क्या है? आकस्मिक आय का मतलब होता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम किसको कहा जाता है? कैजुअल इनकम किसको कहा जाता है बताइए आप लोग। बहुत सिंपल चीज है कि कैजुअल इनकम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई इनकम जिसकी पहले से प्राप्ति होने की आशंका न हो, ऐसी कोई आय जिसको पहले से पूर्व प्लानिंग न हो कि हमको मिल ही जाएगा, अचानक भाग्यवश संयोगवश बिना प्रयास के कहीं भी अचानक यदि मिल जाता है जिसका पहले से हम उम्मीद नहीं लगाए, तो ऐसी इनकम को क्या कहा जाता है? कैजुअल इनकम कहा जाता है। केवल ये वीडियो आपको समझिए कि सुनने के लिए दिया गया, मैंने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम दिया है और उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन किया। आप इसको समझिए और अपनी भाषा में इसे लिखिएगा कि ऐसी कोई आय जो भाग्यवश संयोगवश बिना प्रयास के, बिना पूर्व किसी आशा से प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे इनकम को क्या कहा जाता है? कैजुअल इनकम कहा जाता है। कैजुअल इनकम जो होता है वो अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है, क्योंकि इनकम आय के 5 हेड होते हैं, 5 शीर्षक होते हैं, जैसे कि जानते ही हैं कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो ये अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर सड़क पे जा रहे हैं, रास्ते में 100 का नोट ऐसे पड़ा हुआ है, आपने पा लिया। पहले से कोई प्लानिंग नहीं था कि हम जा रहे हैं रास्ते में तो हमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको 100 रुपये मिल गया, ये क्या कहलाएगी? कैजुअल इनकम कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि मान के चलिए कि कोई जैसे बुक के एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं और टैक्सी ड्राइवर, आपका मालिक का बच्चा अचानक गुम हो जाता है। मालिक ने उस बच्चे को संबंध में 50,000 रुपये का इनाम या 5,000 रुपये का इनाम या 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। उसके बारे में पहले से आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बच्चा अचानक कहीं से आपको मिल जाता है, कहीं से मिल जाता है और आपने लेकर मालिक को सुपुर्द कर दिया। तो ये वहाँ पे मालिक ने जो आपको पुरस्कार दिया वो कैजुअल इनकम कहलाएगी। लेकिन यहीं पर पहले से आपको मालूम है कि बच्चे के गुम होने पर इतने रुपए का पुरस्कार रखा गया है कि जो भी बच्चा ढूंढ कर लाएगा उसको इतना दे दिया जाएगा। अब वहाँ पे बच्चा अचानक उस टैक्सी ड्राइवर को मिल जाता है और वो लेकर मालिक को सुपुर्द कर देता है। अब वहाँ पे जो पुरस्कार प्राप्त होता है तो वहाँ पे कैजुअल इनकम नहीं, क्योंकि इनकम के बारे में उसे पहले से पता था। क्लियर? अब आगे मिटाते हैं इसको। अगला इसमें है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि सकल कुल आय और कुल आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। सकल कुल आय और कुल आय में अंतर।
ध्यान दीजिएगा, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम? अब समझिए कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में। जब आय के पांचों हेडों को जोड़ दिया जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब है कि इनकम के जो 5 शीर्षक होते हैं, 5 हेड होते हैं, जब उन्हें जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद से जो उसे इनकम मिलती है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, पांचों को जोड़ने के बाद से जो इनकम प्राप्त होगी मतलब उसका टोटल, ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है? जब उस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन को घटा दिया जाता है। कौन से डिडक्शन? अंडर सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शन को घटाने के बाद से जो इनकम बचती है वो हमारा टोटल इनकम कहलाता है। ठीक है, दूसरा अंतर, सेकंड अंतर इसमें है कि ग्रॉस टोटल इनकम को कभी भी राउंड ऑफ नहीं किया जाता। आय का पूर्णांकित करना जिसे कहा जाता है, इसको राउंड ऑफ कहा जाता है। इस ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं किया जाता है, लेकिन टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है। तीसरा है क्या? ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन टोटल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। अगला अंतर क्या है कि ग्रॉस टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को शामिल किया जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम हमेशा अधिक होता है और टोटल इनकम हमेशा कम होता है। कभी कभी विषम परिस्थितियों में दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन यह हमेशा अधिक और यह हमेशा कम रहता है। ये 5 अंतर आपको बताया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि इसके बारे में अलग अलग भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम एंड व्हाट इज टोटल इनकम, तो टोटल इनकम क्या होता है? पांचों शीर्षक, पांचों हेड को जोड़ जब दिया जाता है तो ये ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से डिडक्शन घटा दिया जाएगा तो टोटल इनकम। अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हुए। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में बता रहे हैं आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है प्रोविडेंट फंड के संबंध में। 3 नंबर मिटा दें। मैंने ये लेक्चर केवल आप लोग के लिए सुनने के लिए बनाया है। बार बार मैं कह रहा हूं कि इसे अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको कहा जाता है, कितने प्रकार के होते यह हमारा थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोविडेंट फंड है यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। कौन कौन से होते हैं? वैधानिक प्रोविडेंट फंड, वैधानिक प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड और सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड। ये 4 टाइप के होते हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो कैसे लिखेंगे। वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो भारतीय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 द्वारा अनुमोदित होता है। मतलब ऐसा प्रोविडेंट फंड जो भारतीय प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1925 के अंतर्गत अनुमोदित होता है, जिसमें सरकारी और सरकारी कार्यालयों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, ठीक ना, के कर्मचारियों के लिए रखा जाता है या बनाया जाता है, तो उसे वैधानिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो भारतीय प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1925 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, उसके द्वारा बनाया गया रहता है तथा इसमें साधारणतः सरकारी
और सरकारी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था, वैधानिक निगम या राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारियों के लिए खास तौर से बनाया गया रहता है, तो उसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। तो नेक्स्ट है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि ऐसा प्रोविडेंट फंड जो आयकर मुख्य कमिश्नर के द्वारा स्वीकृत होता है, माने इसके द्वारा एथोराइज होता है, और जो प्रोविडेंट फंड की जो योजना है 1952 के अंतर्गत जो बनाया जाता है, ठीक ना, जिसमें बैंकों, मान लीजिए अनुसूचित बैंकों, कारखाने और बहुत सारे व्यापारिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए भी बनाया जाता है तथा इस संगठन में निजी क्षेत्र के संगठन के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं, तो उनके लिए जो बनाया जाता है तो इसे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। इनकम टैक्स में ध्यान दीजिएगा कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जो नियोक्ता द्वारा अंशदान किया जाता है उसका 12% तक क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान का 12% तक एग्जम्प्ट होता है, और इस प्रोविडेंट फंड पर जो इंटरेस्ट हमारा होता है वो 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है। ये चीजें ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। इस पर लॉन्ग भी क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है। अब प्रश्न है कि अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड क्या होता है। वह प्रोविडेंट फंड जो न वैधानिक होता है और न ही प्रमाणित होता है, जो न वैधानिक होता है और न ही प्रमाणित होता है, इसे कोई भी संस्था रख सकती है, तो उसे अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। ऐसे प्रोविडेंट फंड खासतौर से निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों या संगठनों में रखे जाते हैं। ऐसे प्रोविडेंट फंड में जब सैलरी का सवाल लगाते हैं तो इसका 1/8 ही एग्जम्प्ट होता है। वो 1/8 का मतलब ये हो गया कि उसके नियोक्ता द्वारा जो अंशदान कंट्रीब्यूशन किया गया है वो एग्जम्प्ट होता है। एक अगला होता है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो सभी व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है, सभी व्यक्तियों के लिए होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बचत करने के उद्देश्य से थोड़ी थोड़ी बचतों को उसमें जमा कर सकता है। वह थोड़ी थोड़ी बचत कितना होता है कि एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपये से लेकर कितने तक है, 1 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये तक ईयरली जमा कर सकता है, और एक निश्चित समय के बाद अर्थात उसकी 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर एक प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट सहित रिटर्न हो जाता है। तो ऐसे प्रोविडेंट फंड को क्या कहा जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाम ही है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अर्थात पब्लिक के लिए बनाई गई। इस पर लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया है एक, कि मकान संपत्ति के बनने पर ऋण पर ब्याज की व्याख्या कीजिए। अगला क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मकान संपत्ति पर ऋण पर ब्याज की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। मकान संपत्ति पर ऋण पर ब्याज की व्याख्या कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मान लीजिए कि किसी पर्सन के पास पैसा जब नहीं है तो क्या करता है, हाउसिंग लोन कराता है। लोन कराता है मकान बनवाने के लिए। जब मकान बनवाने के लिए लोन कराएगा तो भाई उस पर इंटरेस्ट देगा ही। अब पर्पज ये आता है कि उस मकान का प्रयोग किस कार्यों के लिए किया गया, तो वो मकान का प्रयोग 2 कार्यों के लिए करेगा। करने को तो बहुत सारे कार्य है, लेकिन यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में मुख्य 2 ही कार्य है, स्वयं के निवास के लिए मैंने खुद के रहने के लिए, और नहीं तो किराए पर उठाने के लिए। अब प्रश्न यह है कि स्वयं के निवास के लिए यदि रखता है, 2 ही कंडीशन है, स्वयं के निवास और दूसरा है किराए पर उठाने के लिए। किराए पर उठाने के लिए स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करता है तो वह मकान, ध्यान दीजिएगा, बनवाने के लिए ऋण स्वयं के निवास के लिए करता है, और ऋण 31/3/1999 के
पूर्व लिया तो उस पर 30,000 रुपये तक की कटौती प्राप्त होती है। और यही ऋण 31/3/1999 के बाद लिया गया तो उस पर कितनी कटौती मिलेगी? 2 लाख रुपए तक की कटौती छूट मिलती है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 31/3/1999 के पूर्व का यहां पे मतलब ये हो गया कि मकान का प्रयोग मकान की पुनर्निर्माण करने, मरम्मत करने, खरीदने, क्रय करने, बनवाने के संबंध में लिया गया। और 31/3/99 के बाद का मतलब होता है कि मकान का पुनर्निर्माण करने और बनवाने, मरम्मत करने के संबंध में यदि ऋण लिया है तो 2 लाख रुपए तक कटौती प्राप्त होती है। लेकिन वही मकान यदि किराए पर उठाने के पर्पज से बनवा रहा है और लोन लिया है तो इस पर कटौती की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत। एक कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत। ध्यान दीजिए, पांच नंबर क्वेश्चन है, पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत क्या? अब समझिए, पूंजी संपत्ति, कैपिटल एसेट्स को प्राप्त करने की लागत का मतलब, पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत का मतलब है कि जिस मूल्य पर, जिस वैल्यू पर पूंजी संपत्ति को हमने प्राप्त किया तो उसे क्या कहा जाता है? पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत कहा जाता है, अर्थात एक्चुअल कास्ट ऑफ एसेट्स कहा जाता है। अब यहां पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की कास्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब यह होता है, ध्यान दीजिएगा, कि जितने मूल्य में उसे क्रय किया गया, जितने मूल्य में उसे क्रय किया गया या बनवाया गया, उसमें से क्रय करते समय यदि कोई ब्रोकरेज दिया गया है, दलाली दिया गया है, एक्सपेंसेस दिया गया है तो वो भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई संपत्ति है 10,000 रुपये में क्रय की तो 10,000 पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत होगी। लेकिन उस 10,000 की संपत्ति करने पर हमने 1,000 रुपये एक्सपेंस कर दिया, कोई अन्य चीज खर्च कर दिया, ठीक ना, तो ये सारे राशि को जोड़कर क्या कहलाएगी? पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत कहलाएगी। उसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत पूर्व स्वामी को प्राप्त करने की लागत माना जाएगा, या पूर्व स्वामी की लागत तब माना जाएगा जब मान लीजिए उसमें उत्तराधिकार या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के द्वारा पूंजी संपत्ति प्राप्त की गई हो, या भेंट या वसीयत के रूप में प्राप्त की गई हो। कई रीजन्स हो रहे होते हैं, तो इसके बारे में 2-4 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखावटी लेन देन क्या है, मिटा रहे हैं इसको, दिखावटी लेन देन 6 नंबर क्वेश्चन है, दिखावटी लेन देन, लेन देन क्या है? ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सब, बताइए दिखावटी लेन देन क्या होता है? नाम ही से स्पष्ट है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो दिखावे के लिए, जिसको बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देश में या दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक अधिक आय कमाने वाले, एक कम आय कमाने वाले। जो अधिक आय कमाने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो किसी प्रकार की प्रतिभूतियां खरीदे तो जानते ही हैं कि प्रतिभूतियों पर ब्याज छमाही लगता है, साल में 2 बार लगता है। तो वही प्रतिभूतियों पर ब्याज जो प्राप्त करते हैं वो उनकी इनकम कहलाती है। ऐसी दशा में वो क्या करते हैं कि जब जानते हैं कि इतने टाइम पर ब्याज लगेगा तो उस समय अपनी प्रतिभूतियों को दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, बेच देते हैं, दे देते हैं जब ब्याज लगने का टाइम होता है। अब किसको देते हैं? ऐसे पर्सन को देते हैं, ऐसे पर्सन को बेचते हैं जो कम इनकम कमाने वाले हैं, ताकि उन पर टैक्स ना लग सके। अब जब
उसका दौर खत्म हो जाता है, समय खत्म हो जाता है, ब्याज लग जाता है, फिर से उस प्रतिभूति को अपने यहाँ खरीद लेते हैं। ऐसे ही दिखावटी ट्रांजेक्शन करते हैं, हकीकत में होता किसी और का है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, ताकि उनके ऊपर टैक्स न लगे, टैक्स बचाने का भी एक तरीका है, किसी और को नाम ट्रांसफर कर देते हैं कम आय वाले की, ताकि उस पर टैक्स न लग सके, अब फिर उसे हम ले लेंगे। तो इसी को बॉन्ड वॉशिंग कहा जाता है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धारा 80E की कटौती को समझाइए। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि धारा 80E की कटौती को समझाइए। धारा 80E की कटौती को समझाइए। अब जानिए कि धारा 80E क्या है, ये भी जानना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बता दें, धारा 80E का मतलब होता है कि जब भी उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं, तो इस पर जो ब्याज की कटौती मिलती है वो अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत मिलती है। अब यहाँ पे समझिए, उच्च शिक्षा के लिए ऋण क्या होता है कि जब कोई करदाता अपने या अपने आश्रित या अपने परिवार या सगे संबंधियों के बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन के लिए पढ़ते हैं, जाते हैं, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते हैं, उसके लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, और उस लोन का पेमेंट धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि वो अभी एजुकेशन के लिए लिया गया, लेकिन उस पर ब्याज तो लगेगा ही, और ब्याज जब लगेगा तो इस पर जो कटौती मिलेगी वो धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है। इस तरह का ब्याज भुगतान करना जब शुरू हो जाता है तो उसके लगातार 7 वर्षों तक ऐसी कटौतियां स्वीकृत होती हैं। कितने वर्षों तक? 7 ईयर तक उच्च शिक्षा पर ऋण पर ब्याज की कटौती उसे प्राप्त होती है। तो पूरा डिटेल में लिख लीजिएगा, 80E किससे रिलेटेड है और किस संबंध में मिलती है और किस प्रकार कटौती मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बहुत शॉर्ट में चल रहा है ताकि उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें और आप अच्छे से लिख सकें। 7 नंबर के बाद से है, 7 नंबर नहीं था ये, 8 नंबर सॉरी था, ये हम 9 नंबर चलेगा, हमने सीरियल गलत लिखा है। फर्म की कुल आय की गणना कैसे की जाती है? ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्म की कुल आय की गणना कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? फर्म की कुल आय की गणना कैसे की जाती है बताइए। फर्म की कुल आय की गणना कैसे की जाती है? इसको जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट जान लीजिए। फर्म का जब भी कुल आय की गणना की जाती है, ये हमारा फर्म की कुल आय की गणना, तो इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है? फर्म का पुस्तक लाभ, पुस्तक लाभ, इसमें से हम घटाते हैं सक्रिय साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक, लेस करते हैं सक्रिय साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक। ये हेडिंग है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स से आते हैं कि सक्रिय साझेदारों को दिया गया कौन कौन सा पारिश्रमिक है, तो बता दें आपको कि वास्तविक पारिश्रमिक, और दूसरा क्या होता है? धारा 40B के अंतर्गत वैधानिक सीमा, धारा 40B के अंतर्गत वैधानिक सीमा, इन दोनों में जो सबसे कम हो उसको हम घटाते हैं, और घटाने के बाद से इसमें से हम व्यवसाय और पेशे के लाभ को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? व्यवसाय व पेशे के लाभ को जोड़ देते हैं। लाभ को जोड़ने के बाद से और भी जोड़ते हैं, अन्य समस्त साधनों से आए, अन्य समस्त साधनों से
आय मतलब अदर सोर्सेस। यहाँ पे आता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन घटाते हैं, लेस हमारा जो डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक का डिडक्शन घटाते हैं, तो जो हमारा यहाँ आता है यही हमारा टोटल इनकम कहलाता है। और किसका टोटल इनकम कहलाता है? फर्म का टोटल इनकम कहलाता है। तो विधिवत इसको सिस्टमेटिक ढंग से फॉर्मेट बनाकर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, नहीं 10 नंबर, 9 नंबर भी हुआ। दस नंबर हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या? उद्गम स्थान पर कर की कटौती, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, टीडीएस जिसको कहा जाता है। टीडीएस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी आय जहां पर जिस स्थान पर जैसे ही कमाई गई तुरंत उस पर टैक्स काट लिया गया, तुरंत उस पर टैक्स काट लिया गया, तो उसी को टीडीएस कहा जाता है। टीडीएस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि हम कोई भी जैसे ही आय अर्जित करते हैं उस पर टैक्स काट लेते हैं, चुका देते हैं, ऐड कर देते हैं, दे दिए, यह सरकार ने या गवर्नमेंट ने काट लिया, वही हमारा टीडीएस कहलाता। जैसे कोई इनाम जीते तो उस पर गवर्नमेंट 30% टैक्स लेनी। इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट है तो एजेंट का जो कमीशन मिला तो कमीशन में से एजेंट काट लिया। ऐसे भी बहुत सारी इनकम्स वगैरह होती हैं जहां पर तुरंत टैक्स काट लिया जाता है, उसी को टीडीएस कहा जाता है। आप उसके बाद से चाहे तो उसको रिफंड भी करा सकते हैं, तब जब आपकी इनकम टैक्सेबल सीमा के अंडर में है तब। अगला क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है स्वयं कर निर्धारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्वयं कर निर्धारण 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं कर निर्धारण क्या है? सेल्फ असेसमेंट इसको कहा जाता है। ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं कर निर्धारण का मतलब होता है कि ऐसा कर निर्धारण जिसमें करदाता स्वयं अपनी आय के कर का निर्धारण करता है, स्वयं सारी इनकम की गणना करता है, उसका सभी इनकमों को जोड़कर ग्रॉस टोटल इनकम ज्ञात करता है, उससे डिडक्शन निकाल देता है, टोटल इनकम हो जाता है। उस टोटल इनकम पर एक जो भी स्लैब के आधार पर जो हमारा टैक्स का रेट है, टैक्स स्लैब है, उसके आधार पर टैक्स निकालता है, और जो टैक्स निकालता है वो गवर्नमेंट को जाकर जमा कर देता है। तो इसे क्या कहा जाता है? स्वयं करना। इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ईमानदारी पूर्वक खुद अपनी आय की गणना करेगा, उस पर जो टैक्स बनेगा टैक्स काटेगा और ले आकर पेड कर देगा, चुका देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। इसी को सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला बढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कर वंचना क्या है, उदाहरण सहित बताइए। कर वंचना क्या है, एग्जाम्पल सहित बताइए। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कर वंचना का मतलब होता है कर की चोरी करना। कर की चोरी करना मतलब जब कोई करदाता अपनी झूठी आय दिखाकर या आय को कम करके, बिक्री को अधिक करके या कम करके, अधिक खर्चे दिखा करके, माने किसी भी तरीके से अपने कर भार को, कर टैक्स लायबिलिटीज को कम करने का प्रयास करता है, कम करता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कर की चोरी करना, सरकार को कर कम देना या देना ही नहीं। तो इसी को क्या कहा जाता है? कर वंचना कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बिक्री को कम दिखाकर, झूठे खर्चे दिखा करके, ठीक ना, और माने जो खरीदे हैं उसको न दिखा करके या अधिक क्रय को दिखा करके, घाटा का दिखा करके, आय का विवरण दाखिल न करके, व्यवसाय की आय को निजी आय मान करके, बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से कर वंचना किया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। अगला है ह्रास किन संपत्तियों पर स्वीकृत होता है? क्या नंबर क्वेश्चन है? 13 नंबर।
ह्रास किन संपत्तियों पर स्वीकृत होता है। ह्रास किन संपत्तियों पर स्वीकृत होता है? देखिए, संपत्तियां दो तरीके से होती तो कई टाइप के हैं, लेकिन मुख्य दो तरीके हैं इनकम टैक्स में। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट। तो हमारी जो मूर्त संपत्तियां हैं, मूर्त संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसे हम हाथ से छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, उसका क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसे मूर्त संपत्ति कहा जाता है। जैसे कलम, पंखा, मकान, जमीन, जायदाद, ऐसे जो भी है प्रॉपर्टी, मेज, कुर्सी, पंखा, गाड़ी वगैरह सब, मोबाइल वोबाइल सब आएगा, गाड़ी, ये सब क्या है? मूर्त संपत्तियां। इन्हें आसानी से छू सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसी संपत्तियों में से केवल एक ऐसी संपत्ति है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है, वो है भूमि। बाकी सब पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अमूर्त संपत्तियां का मतलब होता है कि ऐसी संपत्तियां जिसे आंख से देख सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में उसका क्रय विक्रय होता है, परचेस सेल होता है, तो इसे इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। ऐसी संपत्तियों पर ही ह्रास स्वीकृत किया जाता है, लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अशोधित ह्रास, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? बार बार इस टॉपिक को बुक से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने शॉर्टकट में बताया, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, जितना ही अधिक पढ़ेंगे उतनी ही अधिक जानकारी हो। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है 14 नंबर? अशोधित ह्रास क्या है? अशोधित ह्रास क्या है? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अशोधित ह्रास किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते होंगे, बताइए। अशोधित ह्रास किसे कहते हैं? नहीं मालूम? चलिए मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अशोधित ह्रास का मतलब होता है कि ऐसा ह्रास जिसे पूर्व के वर्षों में राइट ऑफ नहीं किया गया, कम नहीं किया गया, लगाया नहीं गया, ह्रास लगाने से बच गया, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकी, उसे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब हम बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चंस लगाते हैं, तब बिजनेस प्रोफेशन में किसी भी चीज को एक सीक्वेंस से घटाया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस से यदि हानि होती है तो उसकी पूर्ति हम दूसरे बिजनेस से कर देते हैं, लेकिन केवल हानि की पूर्ति नहीं करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन की भी पूर्ति करते हैं, कि यदि एक संपत्ति पर डेप्रिसिएशन है तो उसकी भी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन उस वर्ष उतना प्रॉफिट हमको हुआ ही नहीं ताकि डेप्रिसिएशन को उसे मैनेज करे, तो वह डेप्रिसिएशन मैनेज होने से बच जाता है, क्योंकि प्रॉफिट तो था ही नहीं मेरे पास। तो नेक्स्ट ईयर में जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो डेप्रिसिएशन को उससे एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो ऐसे डेप्रिसिएशन जो पहले लगाया गया था, पहले चार्ज किया गया था, लेकिन उसकी पूर्ति उस समय नहीं की जा सकी, उसे अगले वर्ष में की जा रही है या उसके अगले वर्ष में की जा रही है, तो इसे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहा जाता है, अशोधित ह्रास कहा जाता है। ठीक है। अशोधित ह्रास में अब इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं कि इसे किस क्रम में घटाया जाता है। मान लीजिए ये बिजनेस प्रोफेशन का है कि व्यवसाय से हमारा लाभ होगा, चाहे जितना भी होगा, इसमें जो क्रम है घटाने का, कि अशोधित ह्रास, मान लीजिए पहले इतना लाभ नहीं हुआ कि हम अशोधित ह्रास की पूर्ति करें, लेकिन इस वर्ष लाभ हुआ है, तो किस क्रम में घटाया जाएगा? सबसे फर्स्ट टाइम में घटाया जाएगा गत वर्ष का ह्रास, गत वर्ष का ह्रास, माने चालू वर्ष का डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या घटाया जाएगा? आगे लाई गई व्यापारिक हानि, पिछले साल की जो व्यापारिक हानि है उसको घटाया जाएगा। आगे लाई गई व्यापारिक हानियां, इसकी पूर्ति की जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या की जाती है? तीसरे नंबर पे अशोधित ह्रास घटाया जाता है, अशोधित ह्रास घटाया जाएगा। ठीक है। और चालू वर्ष की हानि तो जानते ही हैं, जिस साल में होता है उस तत्काल किया जाता है।
बस इसको घटा दिया जाएगा, जो आएगा हमारा बिजनेस इनकम कहलाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है मकान किराया भत्ता क्या है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन 15, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं देंगे आपको, केवल 15 क्वेश्चन। कुछ तो एग्जाम में मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है मकान किराया भत्ता क्या है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ध्यान दीजिएगा, सैलरी के अंतर्गत जब कोई कर्मचारी कहीं काम करता है तो उसको 2 प्रकार की मकान के संबंध में सुविधा मिलती है। एक, यदि उसके पास मकान है तो मकान दे देगा, ले लो भाई मकान। दूसरा, मकान नहीं है तो किराया दे देगा सिटी के आधार पर कि ले लो भाई किराया कहीं अपना रहो। जो पैसा देगा मतलब भत्ता देगा, हाउस रेंट अलाउंस देगा, किराया देगा, तो उसे हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है। अगर मकान दे दिया तो उसे अनुलाभ पर क्रेडिट्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे केवल पढ़ेंगे हाउस रेंट अलाउंस। अब किसी कर्मचारी को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसकी गणना हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गणना कर लीजिएगा, इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीट, और दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और तीसरा होता है कि 40% ऑफ सैलरी। ये हमारा पिछला वीडियो होगा पुराना, उसमें देख लीजिएगा डिटेल में। अब यदि आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आपका है तो 50% ऑफ सैलरी होगा। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हमारा क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। तीनों में जो सबसे क्या होगा, कम होगा। तो टैक्सेबल क्या होता है, टैक्सेबल इक्वल टू होता है कि एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। जो बचेगा वो हमारा हाउस रेंट अलाउंस टैक्स लेवल होगा। ठीक है, तो बस आज का जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस था, सबसे लघु क्वेश्चन था, सूक्ष्म क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, तो मैंने केवल आपको बताया 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कौन, वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में केवल शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, माने इससे थोड़े से बड़े, ये तो छोटे क्वेश्चंस थे। अब मैं जो 3 लेक्चर ये बताऊंगा तो आपको मैं बता दूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि छोटा वाला बड़े में नहीं मिलेगा, बड़े वाला छोटा कहीं भी मिल सकता है, लेकिन काफी क्वेश्चनों का हेल्प मिलेगा आपको। क्योंकि इनकम टैक्स का ये समझिए कि जो क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का 3 ही लेक्चर जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस, और हर एक लेक्चर में एक पार्ट रहेगा। जैसे कि इसमें वेरी शॉर्ट है, दूसरे वाले में शॉर्ट होगा और तीसरे वाले में लॉन्ग होगा। पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो समझिए तो अच्छा परसेंटेज गेन कर जाएंगे। लेकिन केवल मेरे बताने तक नहीं, थोड़ा सा उसको बुक से भी रीड कर लीजिएगा। मान लीजिए कि जो मैंने क्वेश्चन बताया थोड़ा सा लॉन्ग में पूछ दिया, तो थोड़ा लॉन्ग में करने के लिए लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।